लोग गाउस की प्रमेय पढ़ते हैं, गाउस की प्रमेय। ठीक है, देखो गाउस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश Q इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे हम बोलते हैं गाउस की प्रमेय। ठीक है, क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे हमने बोला क्या, गाउस की प्रमेय। अब ये संबंध क्या था, यानी गाउस की प्रमेय क्या थी, इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे जब इसकी उत्पत्ति करेंगे। पहले मैं गाउस की प्रमेय आपको बता देता हूँ सिंपल शब्दों में क्या थी। ठीक है, गाउस की प्रमेय जो थी, गाउस ने कहा कि कोई सरफेस है उससे होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसमें उपस्थित, यानी उस सरफेस में उपस्थित आवेश, ठीक है, आवेश Q। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बड़ा वाला Q ले लेता हूँ, बड़े वाले Q की बात हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आवेश, देखो किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर से समझो, गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये है गाउस की प्रमेय, ये गाउस ने बताया था। ठीक है, ये एक संबंध दिया था। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, phi E = Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये क्या थी, गाउस की प्रमेय थी। अब हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो बात करेंगे गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति पर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक है, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। इसका एक फिगर बनाते हैं। मान लो एक सरफेस है, ये है एक सरफेस। ठीक है, इस सरफेस में मैंने आपको बोला था कि किसी सरफेस में एक छोटा सा खंड ले सकते हैं, सदिश क्षेत्रफल का खंड ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक छोटा सा, ये पूरा जो सरफेस है इसका जो एरिया है वो कितना है, S है। ठीक है, और यहाँ कहीं पॉइंट बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, +Q आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु क्या है, O है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक छोटा सा खंड लिया है। ठीक है, एक छोटा सा खंड लिया है जिसे मैं, जब ये पूरा खंड क्या है, S है, ठीक है, ये छोटा सा खंड क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। बात समझ आ गई, केवल DS। ठीक है, वेक्टर DS नहीं, केवल DS। ठीक है, वेक्टर लगा दोगे तो डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी, ये DS हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक जो स्टेरेडियन, इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, डेल्टा ओमेगा है। बात समझ आ गई। अच्छा, यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये E है मान लो। ठीक है, ये क्या है, E है। उसके अलावा जो इसका एरिया वेक्टर है, ये छोटा सा खंड है ना, इसका एरिया वेक्टर मान लो ऐसे चल रहा है, कितना, DS वेक्टर। ठीक है, वेक्टर DS, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, डायग्राम रटना नहीं है। ठीक है, बातों को समझना है अच्छे से। तो ये क्या हो गई, गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति हो गई। तो इसमें हमें डेरिवेशन करना है। अब देखो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो Q आवेश रखा हुआ है ना, यहाँ पर O बिंदु पर क्या रखा है, Q आवेश रखा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सरफेस का, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, देखो +Q के कारण, +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये क्या हो गई, आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये हमने यहाँ पर
निकाल ली। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ई की वैल्यू है उठा के मैं गाउस की प्रमेय में रख दूं, यहां पर ई में रख दूं यहां पर, ठीक है, तो एक नई चीज हमें यहां पर मिल जाएगी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ई का मान समीकरण 2 में, इसको 2 कह देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब यहां देखो फाई ई इज इक्वल्स टू अच्छा एक बात ध्यान से सोचो, एक चीज मिस हो गई, ठीक है, एक चीज मिस क्या हुई है ना, गाउस की प्रमेय हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे से एरिया से, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, हमें तो पूरे से निकालना है ना फिलहाल, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, छोटे से एरिया से निकलने वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल्टा एस मेंशन, वो डेल्टा फाई मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा सा फ्लक्स है, छोटे से एरिया से निकल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, छोटा सा फ्लक्स है। तो अब यहाँ पर देखो E की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू डेल्टा S कॉस थीटा, यही तो होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कितना फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं, इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो ये जाएगा डेल्टा, इसको Q को इस साइड लिख लेना है, ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा S कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात समझो, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किसके बराबर हो सकती है, लास्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये किसके बराबर, डेल्टा ओमेगा के बराबर, जो क्या होता है, स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा ओमेगा आ गया। अब यहां पर डेल्टा ओमेगा जब आ गया यहां पर, तो लास्ट वीडियो में एक और कहानी मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा ओमेगा का जो मान होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगली जो लाइन होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा ओमेगा ई इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले एक बात समझ लो यहां पर कि ये जो डेल्टा फ्लक्स है, मतलब डेल्टा फाई ई जो फ्लक्स है वो कितने एरिया का है, इस छोटे से एरिया का, और जब इतने छोटे एरिया का ये फ्लक्स है और मुझे इस पूरे का फ्लक्स निकालना है, हमें तो पूरे फ्लक्स निकालना है ना, पूरी सरफेस का, तो छोटे से का इतना ही, यहाँ पर अगर छोटा सा होगा उसका होगा, ऐसे छोटे का होगा, तो इन सबको अगर ऐड कर दे तो पूरे एरिया का आ जाएगा ना यहाँ पर। तो पूरे एरिया का निकालने के लिए ये तो संभव नहीं है कि मैं छोटे छोटे हर बार निकालूं, तो हम क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेशन ले लेंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करोगे तो एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स में ये डेल्टा तो हट जाएगा, तो कितना आएगा, फाई ई आएगा, ठीक है, केवल फाई ई, और इंटीग्रेशन डेल्टा फाई ई, तो यहाँ पर देखो फाई ई इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई ई की वैल्यू कितनी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ये हो गया, फाई ई इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब देखो डी ओमेगा कैसे आया, यहाँ देखो पर्टिकुलर पीछे क्या लिखा है, डी ओमेगा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज हो गई पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई, ये समाकलन का रूल है, ठीक है, तो ये बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, केवल डी ओमेगा बचा। अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डी ओमेगा होता है इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 4 पाई के बराबर, किसके बराबर, 4 पाई के,
ठीक है। जब 4 पाई के बराबर होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूंकि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो इसके बराबर कितना लिख दिया ना, 4 पाई लिख दिया, और 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखोगे तो जो गाउस की प्रमेय थी वो क्या थी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, जिसे हमने क्या लिखा था, इस तरीके से डिफाइन किया था। कैसे, देखो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है आपकी गाउस की